नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर सुनील सोरेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में कब आया था, क्यों आया था और कैसे आया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में व्यापार के साथ साथ कितना दिन शासन किया था। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, सबसे पहले भारत आने के लिए समुद्री रास्ता खोजा गया। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब इस जगह को कोझिकोड नाम से जाना जाता है। यह समुद्री रास्ता यूरोप से भारत तक का पहला सीधा रास्ता था। इसी रास्ते से बाद में अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत आई। पुर्तगाल, डच, हॉलैंड, फ्रांस और अंत में ब्रिटेन। इसके बाद 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत में पहली बार समुद्री मार्ग से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। अंग्रेजों ने यूरोप से समुद्री मार्ग के जरिए भारत आने का रास्ता चुना। वे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार करके अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में अंग्रेज जहाज हेक्टर लेकर भारत आए। यह जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह गुजरात पहुंचा। पहला कदम सूरत की ओर। इसके बाद सन 1611 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में व्यापार करने की अनुमति पाने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर से संपर्क किया और सूरत में ईस्ट इंडिया नाम से फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति मांगी, लेकिन असफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक शाही फरमान रॉयल चार्टर द्वारा की गई थी। इसका असली नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का उद्देश्य पूर्वी देशों मुख्यतः भारत, चीन आदि के साथ व्यापार करना था, जैसे मसाले, कपड़ा, चाय, अफीम आदि खरीदना और इन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना। फिर सन 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की अनुमति दी और 1613 ईस्वी में सूरत में पहला आधिकारिक कारखाना फैक्ट्री खोला गया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला पक्का कदम था। फिर 1615 में इंग्लैंड से एक और खास मेहमान आया, सर थॉमस रो। वह राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल दरबार में पहुंचा। उसने जहांगीर से और भी व्यापारिक सुविधाएं हासिल की। अब कंपनी को भारत में व्यापार करना पहले से आसान हो गया। दक्षिण भारत में फैलाव। कुछ सालों बाद कंपनी ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया। 1639 ईस्वी में उन्हें मद्रास में जमीन मिली, जहां उन्होंने सन 1644 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला और व्यापारिक केंद्र बनाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के समुद्री इलाकों में अपने पांव जमा रही थी। फिर 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम से पूर्व तक व्यापार करना शुरू कर दिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की और दहेज में मिला भारत का एक शहर बम्बे। फिर 1668 ईस्वी में बम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब कंपनी के पास एक और मजबूत बंदरगाह था। फिर बंगाल की ओर कदम बढ़ाया। 1690 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जब चार्नक ने गंगा के किनारे एक गांव को चुना और वहां कलकत्ता बसाया। फिर वहां फोर्ट विलियम नामक किला बनाया गया। अब बंगाल में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली कंपनी के साथ हुई। उस लड़ाई में अंग्रेजों का ही जीत हुई। फिर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने कंपनी को कर मुक्त व्यापार की इजाजत दी। इससे कंपनी और भी ताकतवर बन गई
लेकिन कंपनी ने व्यापार के साथ साथ अपनी सेना भी रखनी शुरू कर दी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। वह सीधे युद्ध से ज्यादा भारत के राजाओं और नवाबों को आपस में लड़वाकर खुद फायदा उठाना शुरू कर दिया। कंपनी जानती थी कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और राजाओं में आपसी दुश्मनी है। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया, एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया और दोनों को कमजोर कर दिया। विश्वासघात और लालच का इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई राजाओं और सेनापतियों को पैसे, पद और सत्ता का लालच देकर दूसरे राजा के खिलाफ लड़वाना शुरू कर दिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद देने का वादा। जब दो राज्यों आपस में लड़ते तो कंपनी एक पक्ष का साथ देती और वादा करती, अगर आप जीत गए तो हम आपकी रक्षा करेंगे और राज्य देंगे। पर जीत के बाद कंपनी दोनों पक्षों को कमजोर कर देती। उदाहरण, मैसूर के टीपू सुल्तान और मराठों के बीच लड़ाई में अंग्रेजों ने एक समय मराठों का साथ दिया, फिर बाद में मराठों को धोखा भी दिया। संधियों के जरिए फंसाना, कंपनी राजाओं से संधि करती, फिर उसे तोड़ देती या अपनी शर्तें थोप देती। शर्तें पूरी न होने पर युद्ध करती या राज्य छीन लेती, जैसे ड्रोकिन ऑफ लैप्स नीति। अगर किसी राजा का कोई संतान न हो तो उसका राज्य कंपनी अपने अधीन कर लेती। उदाहरण, झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य इस नीति से छीन लिए गए। स्थानीय मतभेदों का फायदा उठाना, भारत में पहले से ही राजाओं के बीच छोटे छोटे झगड़े थे, सीमाएं, कर वसूली, उत्तराधिकारी की लड़ाई आदि। कंपनी इन्हीं झगड़ों को भड़काती और बढ़ावा देती, फिर बीच में आकर समाधान के नाम पर कब्जा कर लेती। राजाओं को आपस में शक दिलाना, कंपनी अपने जासूसी के जरिए यह अफवाह फैलाती कि फला राजा तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर तुम चुप बैठे तो वह तुम्हारा राज्य ले लेगा। इस तरह राजा खुद ही एक दूसरे पर हमला कर देते और ईस्ट इंडिया कंपनी मुक्त दर्शक बनकर बाद में विजेता बन जाती और शासन करना शुरू कर दिया। फिर व्यापार से सत्ता की ओर मोड़ ले लिया। 1757 में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई पहला कदम व्यापार से सत्ता की ओर। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई हुई। 23 जून 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर विश्वासघात कराया। नवाब सिराजुद्दौला हार गए और मीर जाफर को नाम का राजा बनाया गया। सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सत्ता में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत थी। यह युद्ध कंपनी की राजनीतिक शक्ति की शुरुआत था। इसके बाद 1764 ईस्वी में फिर बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन शक्तियां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच हुई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुई। 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर टैक्स वसूलने का अधिकार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगी। फिर दोहरी शासन प्रणाली 1765 ईस्वी से 1772 बीच लागू हुआ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी आर्थिक शासन अपने पास रखी और निजामत कानून व्यवस्था नवाब के पास, लेकिन असली नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था। यह दोहरी शासन प्रणाली थी जिससे जनता को भारी नुकसान हुआ। फिर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण 1772 ईस्वी के बाद हुआ। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का
पहला गवर्नर जनरल बना। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए यह कानून पास किया, लेकिन यह कानून असफल रहा। फिर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट कानून बनाया गया, जिसके तहत कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों मिलकर भारत के शासन को चलाने लगे। कंपनी ने भारतीय कानून, न्याय व्यवस्था, सेना, टैक्स वसूली सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के लिए अलग कोर्ट सिस्टम और कानून बनाया। ईसाई धर्म के प्रचार में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण सामाजिक तनाव हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। किसानों के पास भारी लगान टैक्स वसूलना शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 ईस्वी में लागू करके जमींदार वर्ग बनाया। भारत में कुटीर उद्योग नष्ट कर दिया गया और अंग्रेजी माल का प्रचार करना शुरू किया गया। भारत के सभी खजाने को इंग्लैंड भेजना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों मैसूर, मराठा, सिख, राजपूताना आदि को हराकर या संधि करके अधीन किया। फिर तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। 1770 के दशक में संताल परगना सूखे और अकाल से बुरी तरह प्रभावित था, जिससे लोग भूख से मर रहे थे। तिलका मांझी ने इस स्थिति में अंग्रेजों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1784 में तिलका आंदोलन नामक एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उनके खजाने को लूटा। तिलका मांझी ने तीर कमान और पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को हराया, इसीलिए उन्हें आदि विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया था, क्योंकि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तिलका मांझी की शहादत 1785 में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और उन्हें घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया। 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी गई। इसके बाद फिर 1799 में टीपू सुल्तान की हार, मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद दक्षिण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। इसके बाद फिर 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद मराठों से युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। फिर 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त हुआ। ब्रिटिश संसद के चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब केवल प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक शासन कर सकती थी। फिर सन 1835 में थॉमस बेबींगटन मैकाले कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, न कि संस्कृत या अरबी। इसीलिए शिक्षा नीति बनाई गई, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया गया। फिर सन 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन चली, बम्बे से थाने के बीच। उस रेल में भारतीय लोगों को सफर करने की परमिशन नहीं था, यह सिर्फ अंग्रेज लोगों का आने जाने के लिए बनाया था। फिर 1855 संताल विद्रोह हुआ, जिसमें संताल आदिवासियों के साथ अंग्रेजों ने शोषण अत्याचार करना शुरू कर दिया, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स न देने पर संताल आदिवासियों का जमीन का नीलामी शुरू कर दिया। जो टैक्स देगा उसे ही जमीन दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तभी शोषण अत्याचार से बचने के लिए और टैक्स न देने के लिए वीर सिद्धू कान्हूचांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में भोगनाडी गांव में एक सभा हुआ, जिसमें 50,000 से ज्यादा संताल एकत्रित हुए
और सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के साथ लाखों संताल आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हुल विद्रोह किया था। लेकिन सिद्धू कान्हू के कुछ साथी अंग्रेजों के चाल में फंस गया। वो सिद्धू कान्हू के साथ गद्दार किया और उन दोनों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू को पकड़ा और सिद्धू कान्हू को फांसी दिया गया, जिसके चलते विद्रोह शांत हुआ। नहीं तो हमारा भारत कब का आजाद हुआ होता। फिर 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, लेकिन कंपनी इस विद्रोह को कुचलने में सफल तो हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को समाप्त कर दिया। इसी तरह से अभी जितनी भी कंपनी बैठ रही है, सारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को ही अपना रही है। बहला फुसला कर हमारी जमीन ले रही है, रोजगार देंगे, सुविधा देंगे, झूठा आश्वासन देकर हमारा जमीन पर कंपनी बैठा रहा है। फिर धीरे धीरे करके हमारे साथ शोषण करना चालू कर रहा है, बिल्कुल अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो 1857 का सैनिक विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया को दे दिए। इसके बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन करना बंद हुआ। ब्रिटिश सरकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को ही अपनाया, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 से लेकर 1858 तक था, मतलब 101 वर्ष तक शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यापार नाम से शुरू हुआ था और धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदला। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, इसके बाद 1858 ईस्वी के बाद हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन 1858 से लेकर 1947 तक था, मतलब 89 वर्ष तक शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश राज का शासन हमारे भारत देश में 190 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी के लास्ट भाग पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे। सन 1898 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में किस तरह से शासन करने लगे थे। साथ ही जानेंगे हमारे देश में अंग्रेज शासन से आज़ादी के लिए कितना विद्रोह हुआ था, कितना आंदोलन हुआ था, कौन कौन विद्रोह किया था, कौन कौन आंदोलनकारी थे, और उस विद्रोह या आंदोलन में हम संताल आदिवासियों का उल्लेख क्यों नहीं है इतिहास में। ये सारे चीज जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।